हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा म्यूज़िक। आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी लीजेंड ऑफ द ब्लू सी सीरीज़ के एपिसोड नंबर 17 को। जी हाँ, इस सीरीज़ के केवल 4 एपिसोड ही बाकी रह गए हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे 16 एपिसोड आ चुके हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां से जाकर आप इजीली उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। सो गाइज़, अब हमारा ये जो सीरीज़ है लीजेंड ऑफ द ब्लू सी, ये अपने एंड पॉइंट पर आ गया है क्योंकि इसके सिर्फ 4 एपिसोड्स ही रह गए हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल के ड्रामा म्यूज़िक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे और आप उन वीडियोस को मिस ना करें। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जलपरी मादया की सारी मेमोरीज़ को इरेज कर देती है। जिस समय वो उसकी मेमोरीज़ को इरेज कर रही होती है तो उसे उसकी मेमोरीज़ दिखाई देती है, जिससे कि जलपरी को अपने पास्ट यानी कि सेवा वाले अपने जन्म के बारे में और मादया और जो भी कुछ होता है पास्ट का और प्रेजेंट का जो कि उसे याद नहीं होता, वो सब उसे दिखाई देता है। जिससे कि उसे पता चल जाता है कि जुंजे ने उसे दामरेंग के बारे में झूठ बोला था। उसने झूठ बोला था कि दामरेंग और उसकी जो मरमेड गर्लफ्रेंड होती है सेवा, वो एक साथ हमेशा के लिए एक साथ हंसी खुशी रहते हैं और एक साथ ही बूढ़े होते हैं और एक साथ ही मर जाते हैं। ये सब देखने के बाद जलपरी एकदम इमोशनल हो जाती है और वो वहाँ पर रोने लग जाती है और कहती है, झूठ बोला तुमने मुझसे, फिर झूठ बोला। इस तरह से ये बोलते हुए वहाँ पर जलपरी रोने लग जाती है। तभी दिखाया जाता है कि जलपरी के सीने में दर्द उठता है। जिस समय जलपरी के सीने में दर्द उठ रहा होता है तो मादया इस मौके का फ़ायदा उठाता है और वह वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जुंजे के घर में कि जुंजे अपने फादर से बोल रहा होता है कि आप यहाँ पर डेंजर में हैं, मैं आपको ऐसे छुड़ के नहीं जा सकता, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। लेकिन उसके फादर है कि उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होते, वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। वो कहते कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वहाँ पर जुंजे बार बार कहता रहता है, नहीं मैं आपको ऐसे छुड़ के नहीं जाऊंगा, अगर आप मेरे साथ अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे तो मैं आपको अपने साथ ज़बरदस्ती लेके जाऊंगा। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि उनके रूम से काफ़ी ज़्यादा शोर और आवाज़ें आ रहती है, तो इससे मेड को पता चल जाता है कि ऊपर कोई है। तो वो वहाँ पर पहले ही वो जो मेड होती है वो इन सब आवाज़ों को सुनने के बाद जीहुन के पास कॉल कर देती है और उसे बता देती है कि यहाँ पर जुंजे नाम का शख्स आया है और जो कि आपके फादर के रूम में है। तो हमें दिखाया जाता है वहाँ से जीहुन भी निकल जाता है यहाँ पर आने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि जुंजन से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है, पापा प्लीज़ मेरे साथ चलिए, आप यहाँ पे खतरे में, आपको नहीं पता कि आपकी सेकंड वाइफ कितनी डेंजर है। इस तरह से वो उनसे बोलता रहता है, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके फादर उसकी एक भी बात नहीं मानते और उल्टा उससे फ्रॉड और कहते हैं कि तुम लोग धोखेबाज हो, ऐसा मुझे जीहुन ने बताया है। ये सारी बातें अपने फादर से सुनने के बाद जुंजे काफ़ी दुखी हो जाता है और फिर जब देखता है कि उसके फादर उसके साथ नहीं आ रहे हैं तो जुंजे अकेला ही उस रूम से बाहर आ जाता है। फिर दिखाया जाता है कि जुंजे, तीहो और नामदो तीनों ही उस घर से निकल जाते हैं, मतलब कि वहाँ से वो लोग वापस आ जाते हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जब जुंजे वहाँ से चला जाता है, मतलब अपने उस फादर के पास से, तो फिर उसके फादर बाद में काफ़ी रोते रहते हैं और इमोशनल दिखाए जाते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जुंजे की सौतेली माँ उस किटी पार्टी में पहुँच जाती है बिना इन्विटेशन के। तो वो वहाँ पर होती है, वो वहाँ पर पहले पहुँच जाती है। फिर बाद में जब चाचे की भाभी जुंजे वहाँ पे आती है तो वो देखती है कि ये भी है, तो फिर वो वहाँ पे कहती है, अरे आपको किसने बुलाया किटी पार्टी में, मतलब कि हमने तो आपको इनवाइट नहीं किया था, मैंने आपको इसलिए इनवाइट नहीं किया था कि यहाँ पर आज जो डिस्कशन होने वाला है, मतलब जो आज मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, शायद उसको सुन के आपको बुरा लगे, इसलिए मैंने आपको इन्वाइट नहीं किया। फिर चाचे की भाभी उनसे कहती है, ठीक है चलो आप आई गई हैं तो बैठ जाइए। फिर इस पर जुंजे की सौतेली माँ कहती है कि ऐसा तुम क्या बोलने वाली हो आज, जिससे कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो और मैं यहाँ पर ना आना पसंद करूँ, इस तरह से वो पूछती है। तो इस पर जुंजे की माँ से, मतलब जुंजे की सौतेली माँ से चाचे की भाभी कहती है, अरे मैं आज कुछ बोलने नहीं वाली बल्कि आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। तभी वो कहते हैं कि आप बाहर आ जाइए। इस तरह से वो आवाज़ देती है। वो जिसको आवाज़ देकर बुला रही होती है वो और कोई नहीं होती, वो जुंजे की असली माँ होती है। तो वो दिखाया जाता है वहाँ पे कि वो वहाँ पर किटी पार्टी में आ जाती है।
जब जुंजे की माँ वहाँ पर आ जाती है तो चाचे की भाभी सभी लोगों से उसे चेयरमैन हूँ की एक्स वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस कराती है। ये बात सुनकर वहाँ सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं, मतलब कि शॉक हो जाते हैं। और वो सौतेली माँ जो होती है जुंजे की, वो भी एकदम हैरानी से शॉक रह जाती है। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजे की माँ काफ़ी अच्छे से अपने आप को तैयार करके आती है, बिल्कुल उनका मतलब लुक चेंज हो जाता है। फिर वहाँ पर चाचा की भाभी सबको बताती है कि इन्होंने अपने बेटे यानी कि जुंजे को ढूंढ निकाला है और ये काफ़ी साल बाद अपने बेटे से मिली है। इस पर दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितनी भी लेडीज़ होती है किटी पार्टी में, सभी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, सभी मुबारकबाद देती है कि इतने टाइम बाद अपने बेटे से आप मिले हो। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजे की सौतेली माँ भी उसे मुबारकबाद दे रही होती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन तभी जुंजे की असली माँ उसे कहती है कि मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं अपने बेटे को ढूंढ निकालूंगी, तो मैंने अपने बेटे को ढूंढ लिया है। जुंजे की माँ आगे कहती है कि मैं अब अपने बेटे को उसकी असली जगह पर पहुंचा कर रहूँगी। इस बात को सुनने के बाद जुंजे की सौतेली माँ उससे कहती है पलटवार में कि जिस जगह की तुम बात कर रही हो उसे तुम्हारा बेटा बहुत पहले ही खो चुका है। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजे की सौतेली माँ अनाउंसमेंट करती है, कहते कि अरे मुझे आप सभी को एक बात बतानी है। ये गुड न्यूज़ है कि मेरे पति ने अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी प्रॉपर्टीज़, कैश, स्टॉक यानी कि सब कुछ ही मेरे और मेरे बेटे के नाम ट्रांसफ़र कर दिया है। यानी कि उन्होंने अपनी विल को तैयार कर दिया है कि सब कुछ उनके बाद हमारा होगा। इस तरह से वो वहाँ पर कहती है कि अगर वो रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद ये सब कुछ मेरे बेटे का होगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर सभी लोग एकदम हैरान रह जाते हैं और जुंजे यानी कि चाचे की भाभी भी एकदम शॉक हो जाती है कि ये क्या हो गया। वहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजे की सौतेली माँ वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन जाने से पहले वो सभी को बोल के जाती है कि अब याद रखना कि मैं तुम लोगों से कभी नहीं मिलने वाली हूँ और भगवान से दुआ करना कि तुम लोगों को मेरी मदद की कभी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आज के बाद मैं तुम सभी के चेहरों को कभी नहीं भूलने वाली हूँ। इस तरह से मतलब ये यहाँ पर मतलब कि काफ़ी एटीट्यूड में या फिर कह लीजिए काफ़ी ही ज़्यादा गुस्से में यहाँ पर ऐसे सभी लोगों को बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे दिखाया जाता है कि जलपरी घर वापस आ जाती है। जब वह घर वापस आती है तो वो घर को काफ़ी मतलब अजीब तरीके से कह लीजिए या फिर ऐसे सोचती रहती है कि ये मेरा पहला घर है। इस तरह से उसके मन में थॉट आते रहते हैं और फिर वो यहाँ पर सोचती है कि किस तरह से मैंने इस घर में एंट्री ली थी, मतलब कैसे मैं आई थी। तो यहाँ पर वह सारे उसके जो मेमोरीज़ होती है, मोमेंट्स होते हैं कि वो घर में आती है, किस तरह से रहती है, नई नई चीज़ों को कैसे एक्सपीरियंस करती है, टीवी को देख के वो कैसे शौक होती थी कि ये छोटे से डिब्बे में कैसे ये लोग रहते हैं। मतलब यहाँ पर उसे पुरानी यादें आती है, जुंजे से रिलेटेड सारे अच्छे मोमेंट्स सभी उसे अपने माइंड में मतलब दिखने लगते हैं। वहाँ पर जलपरी सोचती है कि अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा रही तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। मतलब यहाँ पर वो जुंजे के लिए वियर्ड होती है, मतलब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि वो देख लेती है कि किस तरह से दामरंग और सेवा दोनों ही एक दूसरे को बचाते हुए मारे गए थे। इसलिए वो यहाँ पर काफ़ी मतलब घबराई हुई होती है कि कहीं ऐसा मेरे साथ और जुंजे के साथ फिर से ना हो जाए। फिर हमें वहीं पर आगे दिखाया जाता है कि जुंजे की सौतेली माँ घर वापस जा रही होती है तो वो मादिया को कॉल मिला रही होती है, लेकिन मादिया की सारी मेमोरीज इरेज हो चुकी है, तो मतलब उसे कुछ भी याद नहीं है। ना तो उसे जुंजे की माँ याद है, मतलब जुंजे की सौतेली माँ याद है, ना जुंजे ना ही जलपरी, वह सब कुछ ही भूल चुका है। मादिया उसका फ़ोन उठाता है और एकदम उससे कहता है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। वो इस तरह से सवाल करता है जुंजे की सौतेली माँ से। तो जुंजे की सौतेली माँ उससे कहती है पागल हो गए हो क्या तुम, मुझे नहीं पहचान रहे, और क्या तुमने अपनी मेडिसिन टाइम पे नहीं ली है। तो वो उससे पूछने लगती है कि तुम कहाँ हो इस समय, अपनी पोजीशन बताओ, मतलब अपनी लोकेशन बताओ। इस तरह से वो पूछती है तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जब नौकरानी का कॉल चिहुन के पास जाता है तो उसके बाद चिहुन बड़ी जल्दी से घर पे वापस आता है और वह फटाफट से अपने फादर के पास उनके रूम में जाता है। जब चिहुन उसके फादर के कमरे में जाता है तो देखता है उसके फादर बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ वो अपने फादर से पूछता है कि पापा यहाँ पर कोई आया था क्या। तो इस पर उसके पापा कुछ नहीं कहते। वो फिर सवाल करता है कि मैंने सुना यहाँ पर मेंटेनेंस वाले आए थे। तो उसके फादर कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता। वो कहते हैं कि शायद मैं उस समय सो रहा हूँगा इसलिए मुझे कुछ नहीं पता है। फिर दिखाया जाता है कि चिहुन अपनी सिक्योरिटी वालों के पास कॉल करता है सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज देखने के लिए। तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि 2 घंटे से सीसीटीवी कैमरास बंद है। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि चिहुन उन पर गुस्सा करने लग जाता है कि आप लोग एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते, इस तरह से कैसे कैमरास बंद हो गए और कैसे कोई मेरे घर में घुस सकता है।
फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि सभी लोग जुंजे के घर में जमा होते हैं, मतलब कि पुलिस, तेहो, नामदो और जुंजे, मतलब सभी लोग हॉल में बैठे हुए होते हैं। वो लोग वहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि फिर वहाँ पर तेहो उन्हें एक फ़ाइल देता है, मतलब कि जो कि वो चेयरमैन हू के घर से चोरी करके लाया था। डॉक्यूमेंट्स जो भी था वो उन्हें वहाँ पर दिखाता है। वहाँ पर तेहो उन्हें बताता है कि मुझे जो पता चला है उसके हिसाब से तुम्हारे फादर ने अपनी विल तैयार कर ली है और उसके हिसाब से उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ जिहून के और उसकी जो माँ है, मतलब उनकी सेकंड वाइफ, उनके नाम पर कर दी है। इस बात को सुनने के बाद सभी लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर तभी नामदो कहता है कि क्या कुछ नहीं हो सकता ऐसे, मतलब कि ये क्या ऐसे में कुछ चेंजेस नहीं हो सकते। नामदो की इस बात पर तेहो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं। फिर वहाँ पर जुंजे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे फादर ने इस विल को पढ़ा होगा, उन्होंने इसे बिना पढ़े ही साइन किया है, क्योंकि उनकी आईसाइट इतनी वीक हो चुकी है कि वो अच्छे से मुझे नहीं पहचान पा रहे, तो वो विल को कैसे पढ़ेंगे। ये सब कुछ मेरे सौतेले भाई और मेरी सौतेली माँ ने मिलकर किया। तो वो पुलिस से कहता है कि हमें उन्हें अरेस्ट करना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। वो कहते हैं कि हम लोग ऐसे कोई भी प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने बिना देखे इस विल को साइन किया है, क्योंकि उस विल पर विटनेस के भी साइन हैं। फिर वहाँ पर जुंजे उन्हें वो टैबलेट्स, मेडिसिन्स और वो निडल वगैरह दिखाता है जो कि वो अपनी सौतेले माँ के ड्रॉल से लेके आया हुआ होता है। फिर वहीं पर जुंजे उन्हें वो फ्लावर्स के जो फ़ोटोज़ क्लिक करके लाता है जो कि उसकी सौतेली माँ के रूम में होते हैं, वो भी दिखाता है कि यहाँ पर ये कुछ ऐसे प्लांट्स थे। उन वहाँ पर जुंजे उनसे कहता है कि मुझे ये प्लांट्स कुछ सस्पिशियस से और मतलब कुछ खास या फिर से दिखे, इसलिए मैं इनके फ़ोटोज़ लेकर आ गया। उन फ़ोटोज़ को देखने के बाद नामदो कहता है अरे ये तो काफ़ी ज़्यादा जहरीले प्लांट्स होते हैं, मतलब कि ये पॉइजन वाले प्लांट है। ये ऐसे प्लांट है कि अगर आप इन्हें किसी को देने लग जाए डेली तो वो इंसान इनका आदी हो जाता है, मतलब कि ये किसी इंसान को मारने के लिए एक जहर का काम करते हैं, जिसे कि हम उन्हें रेगुलर दे तो ये उन्हें किसी भी इंसान को मार सकते हैं। पर नामदो कहता है कि इसे स्टेप मदर पॉइजन कहते हैं, कि इससे किसी भी इंसान को दिया जाए तो धीरे धीरे वो इंसान मर जाता है। फिर वो आगे बताता है कि पुराने टाइम में, रोमन टाइम में जो स्टेप मदर होती थी वो गद्दी, राजगद्दी के लिए अपने जो और मतलब बच्चे होते थे उन्हें मारने के लिए इसी जहर का इस्तेमाल किया करती थी। कहता है कि मैंने इस तरह से कहानियाँ सुनी है। तो इस बात को सुन के सभी लोग एकदम शौक से होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जुंजी की माँ भी यही कर रही हो। ऐसे थॉट सभी के मन में वहाँ पर आते हैं। इसके बाद जुंजे ये सारी बातें सुनने के बाद तुरंत वहाँ पर पुलिस से कहता है कि प्लीज़ आप लोग अरेस्ट वारंट निकालिए और उन्हें गिरफ्तार कीजिए ताकि मेरे फादर को उनसे बचाया जा सके। फिर वहीं पर दिखाया जाता है कि वो जुंजे की सौतेली माँ मादया को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर मादया छुपा हुआ होता है। जब उसकी सौतेली माँ जुंजे की मादया को देखती है तो वहाँ पर उसे कहती है कि मैं कांजुन हूँ। इस तरह से वो अपने आप को उसे इंट्रोड्यूस कराती है, मतलब कि उसे याद दिलाने की कोशिश करती है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि मादया को उसे के नाम सुनने के बाद उसे कुछ अपनी पुरानी मेमोरीज आती है, याद कि बचपन में वो किस तरह से खेलते समय पर मरमेड यानी कि जलपरी को ड्रॉ किया करता था पेंटिंग पे तौर पर, तो वहाँ पर उसके साथ एक लड़की खेलने आया करती थी। आगे दिखाया जाता है कि जुंजे अपने रूम में आता है तो उसे म्यूज़िक सुनाई देता है, यानी कि गानों की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही होती है। तो वो ऊपर रूम में जो जलपरी होती है उसे आवाज़ देता है, लेकिन जलपरी उसकी आवाज़ नहीं सुनती और कोई जवाब नहीं देती। तो फिर दिखाया जाता है कि जुंजे भी उसके रूम में ऊपर चला जाता है। वो देखता है कि जलपरी बेड पर लेटी हुई है और वहाँ पर काफ़ी लाउडली म्यूज़िक चल रहा है। तो वो उसे आवाज़ देता है, लेकिन जलपरी जब भी नहीं सुनती तो जुंजे जाकर उस म्यूज़िक को बंद कर देता है और जलपरी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो वहाँ पर फिर जलपरी उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वो वहाँ पर उससे कहते हैं कि मुझे कुछ सोचना है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरे मन की आवाज़ सुनाई दे, इसलिए मैंने इतने लाउड से म्यूज़िक चला रखा है। तो फिर इस बात पर जुंजे उससे पूछता है कि ऐसा क्या सोचना है तुम्हें इम्पोर्टेंट जो तुम नहीं चाहती कि मैं सुनूं। फिर एकदम जलपरी वहाँ पर गुस्से में कहती है उसे कि तुम जाओ यहाँ से, ये सही है क्या? मेरी परमिशन के बगैर तुम मेरे मन की बातों को सुन पाते हो? ये मेरे साथ अनफेयर है और मुझे तुम्हारे मन में क्या चल रहा होता है, क्या तुम्हारे थॉट्स होते हैं, मैं कुछ भी नहीं सुन पाती। तो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। जलपरी की ये बात सुन के जुंजे से कहता है ठीक है मैं चला जाता हूँ। फिर दिखाया जाता है कि वो उसे गले लगाता है और उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो ना। वो इस तरह से उससे पूछता है। फिर वो उससे कहता है ऐसा करता हूँ मैं घर से बाहर चला जाऊँ क्या। इस तरह से वो
जलपरी से पूछने लग जाता है, या फिर मैं नीचे चला जाता हूँ हॉल में, वहाँ पर सोफे पे सो जाता हूँ, वहाँ पर मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी। फिर वहीं पर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है कि जुंजे अपने कानों में हेडफोन्स लगाकर जलपरी को मॉर्निंग के टाइम पे उठाने के लिए आया हुआ होता है, और फिर वो जब ब्रेकफास्ट बना रहा होता है तभी वो हेडफोन्स को यूज़ किए होता है। तो तभी वहाँ पर तेहो आ जाता है किचन में और उससे कहता है, तुमने मेरे हेडफोन्स को क्यों लिया हुआ है, क्यों यूज़ किया है। तो वो वहाँ पर दिखाया जाता है कि तेहो से अपने हेडफोन्स वापस ले लेता है। तभी दिखाया जाता है कि जलपरी ऊपर से नीचे आ जाती है। जैसे ही जुंजे जलपरी को देखता है तो वो फिर से हेडफोन्स को अपने कानों पर लगा लेता है। पर जुंजे जलपरी से कहता है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, तुम यहाँ पर आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा नाश्ता बनाया, तो तुम यहाँ पर आके नाश्ता कर लो। वहीं पर हमें फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जुंजे की सौतेली माँ को, उसे उसके उस फूलों वाले रूम में बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने फूलों के साथ और मेडिसिन के साथ कुछ कर रही होती है। लेकिन यहीं पर दोस्तों जुंजे ने उसके रूम में एक हिडन माइक्रोफोन लगाया हुआ है उसके टेबल के नीचे, जिसके बारे में जुंजे की सौतेली माँ को कुछ नहीं पता है। इस माइक्रोफोन को जुंजे इसलिए लगाता है ताकि वह सुन सके कि उसकी माँ यहाँ पर, मतलब सौतेली माँ यहाँ पर क्या करती है। तो वहीं पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पुलिस और वो सभी लोग उससे सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस रूम में वो क्या करती है। पर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस और जुंजे तेहो सभी लोग चेयरमैन हु के घर के बाहर खड़े होते हैं, कार में होते हैं मतलब, और वहाँ पर वो लोग सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो उस रूम में क्या करती है, क्योंकि वहाँ पर वो माइक्रोफोन लगा देता है जुंजे। वहीं दूसरी तरफ वो पुलिस वाला जुंजे से कहता है कि मैंने ये निडल वगैरह तुम्हारे फादर के डॉक्टर को दिखाया था, जिससे कि उस डॉक्टर ने कहा है कि हाँ हो सकता है कि इन चीज़ों की वजह से उनकी आँखें ख़राब हो रही हो। वो वहाँ पर बताता है कि डॉक्टर ने कहा है, आगे वो पुलिस वाला कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे फादर को जल्द ही आँखों के कॉर्निया रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत है, यानी कि आँखों का ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है। फिर वहीं पर दिखाया जाता है जुंजे की सौतेली माँ को, दिखाया जाता है कि जुंजे की सौतेली माँ अपने पति के कमरे में जाती है। वो वहाँ पर वही मेडिसिन लेकर अपने हस्बैंड के लिए जाती है और उन्हें देती है कि ये लीजिए आप दवाइयाँ ले लीजिए। तो वहाँ पर उस समय जुंजे के फादर को जुंजे की वो बातें याद आती है जो कि जुंजे उनसे कहता है कि आपकी जो सेकंड वाइफ है वो काफ़ी डेंजर है और उनके आपसे पहले भी 2 हस्बैंड रह चुके हैं जिनकी भी आंखें ख़राब हुई थी और उनके बाद उनकी मौत हो गई। ये सारी बातें जुंजे के फादर के माइंड में चल रही होती है। तो वो अपनी वाइफ से कहता है ठीक है तुम दवाइयाँ यहाँ पर रख दो, मैं बाद में दवाइयाँ ले लूँगा। फिर दिखाया जाता है कि जुंजे की माँ वहाँ से चली जाती है और फिर जुंजे के फादर को दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। तो जुंजे के फादर उन मेडिसिन को खाते नहीं है, वो उन मेडिसिन को दवाई को मतलब एक टिश्यू पेपर में ले लेते हैं और सिंपली पानी पी लेते हैं। जुंजे के फादर को नहीं पता होता कि जुंजे की जो सौतेली माँ है वो उसके रूम से नहीं गई है, बल्कि ऐसे ही उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया था और वो एक तरफ खड़ा होकर देख रही थी कि वो क्या करते हैं। सौतेली माँ ये सब कुछ देख लेती है कि उसके हस्बैंड ने दवाइयाँ नहीं ली है, यानी कि उसके हस्बैंड को पता चल गया कि इन दवाइयों में कुछ मिलावट है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजे की जो सौतेली माँ होती है उन्हें एकदम शक होता है क्योंकि उसके हस्बैंड ने पहले कभी भी मेडिसिन को लेने से ऐसे मना नहीं किया था और जो उसके फादर का बिहेव होता है जुंजे के वो भी थोड़ा उसे चेंज लगता है, तो उसे शक होता है। इसीलिए वो इस तरह से दिखावा करती है उनके सामने कि मैं रूम से चली गई हूँ, दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ भी करती है लेकिन वो जाती नहीं है और रूम में ही खड़ी रहती है और देखती रहती है कि किस तरह से जुंजे के फादर दवाइयों को नहीं लेते हैं बल्कि उन्हें टिश्यू पेपर में रख के मतलब फेंक देते हैं और सिंपली पानी पी लेते हैं। अब इससे हमें ये जाहिर हो गया है कि जुंजे के फादर को जुंजे की बातों पर यकीन है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, दवाइयाँ नहीं ली। और यहाँ पर हमें ये भी पता चल गया है कि जुंजे की सौतेली माँ को पता चल गया कि उसके हस्बैंड को अब उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं रहा है। वहीं पर हमें फिर दूसरी जगह पर दिखाया जाता है कि जुंजे की माँ हॉस्पिटल जाती है सेक्रेटरी किम की वाइफ से मिलने के लिए और सेक्रेटरी से मिलने के लिए। वहाँ पर वो उसे बताती है कि मुझे मेरा बेटा जुंजे मिल गया है और मैं उससे मिली हूँ और अब मैं उसी के साथ पे रह रही हूँ। वहाँ पर वो आगे उसे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे हस्बैंड भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी किम को अपने पास्ट की कुछ यादें याद आ रही होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि वह कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को पास्ट में छुपा रहे होते हैं। वहाँ पर फिर आगे उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पर एक नामदो की शक्ल वाला इंसान आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था। नामदो और जी-हुन उसे दोनों ही अपने सपने में दिखाए जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि नामदो एक एक्वेरियम में जाता है। वहाँ पर यहाँ पर नामदो जाने के बाद वहाँ पर जो एक्वेरियम का मैनेजर वगैरह होता है उसे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक असली यानी कि रियल मरमेड और जलपरी की कीमत क्या होगी। इस सवाल पर वहाँ पर वो आदमी
नामदो से कहता है कि मैंने तो सिर्फ जलपरियों के बारे में कहानियों में सुना है, लेकिन अगर हकीकत में ऐसी जलपरियाँ होती है रियल लाइफ में तो उनकी जो कीमत है वो अरबों करोड़ों या फिर कह लीजिए कि उनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होगी। इस तरह से वो नामदो से कहता है। ये बातें सुन के नामदो एकदम से खुश हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पर पता चल गया है कि शायद नामदो की याददाश्त जो भी इरेज की थी जलपरी ने वो शायद वापस आ गई है। फिर वहीं पर दिखाया जाता है कि नामदो जलपरी के रूम में जाता है तो वहाँ पर उसे एक बाउल मिलता है जिसमें काफ़ी सारे मोती होते हैं, यानी कि वही जो कि जलपरी के आंसू होते हैं वो मोती बन जाते हैं बेशकीमती, उसे वो वहाँ पे मिलते हैं। फिर वहीं पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जलपरी के बर्थडे वाले दिन जब पूल की साइड पर जलपरी और जुंजे मिलते हैं तो वहाँ पर वो जुंजे के मुँह से सुन लेता है कि वह उसे जलपरी यानी कि मरमेड कह रहा होता है। इन सब से यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि नामदो को यह पता चल गया है कि वह एक मरमेड है। तो गाइस, इस सब से पता चल गया है कि नामदो को यह राज पता चल गया है कि सिमचैन एक जलपरी है, यानी कि एक मरमेड है। यहीं पर फिर आगे दिखाया जाता है कि जलपरी अपनी फ्रेंड्स यानी कि उस बेगर फ्रेंड को और उस छोटी बच्ची योना को अपने घर पर बुलाती है मिलने के लिए। यहाँ पर वो काफ़ी इमोशनली होकर उनसे ऐसे बातें कर रही होती है जिससे कि ये समझ में आ जाता है कि वह शायद उन्हें लास्ट टाइम मिल रही है, मतलब उनसे गुड बाय कहने के लिए उन्हें यहाँ पर बुलाया होता है। जलपरी ये सब कुछ इसलिए कर रही होती है क्योंकि उसे अब पता चल गया कि किस तरह से पास्ट में दामरोंग और सेवा का अंत हुआ था, यानी कि वो इस चीज़ से काफ़ी डरी हुई है क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं जुंजी की लाइफ में रहूँ और जुंजी के साथ फिर से वही सब हो जैसे कि पास्ट में हुआ था। इसीलिए वो अब यहाँ पर सोच रही है कि शायद उसे जुंजी की लाइफ से जाना चाहिए। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जुंजे और तेहो पुलिस स्टेशन से मतलब वहाँ से वापस आ रहे होते हैं कार से। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजे के पास चासिया का कॉल आता है। वहाँ पर चासिया जुंजे से कहती है कि उससे मिलना है और कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जुंजे और चासिया एक कैफ़े में मिलते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिस तरह से तेहो उसे कहता है कि तुम्हें अपने दिल की बात कन्फेस करनी चाहिए जुंजे से, तभी तुम आगे मूव ऑन कर पाओगी। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि तेहो की बात मानते हुए चासिया यहाँ पर जुंजे के सामने कन्फेस कर देती है कि वो उसे पसंद करती है। इन सारी बातों को सुनने के बाद जुंजे उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें एक दोस्त ही मानता हूँ, मुझे तुम्हें पहले ही रोक देना चाहिए था, ये मेरी गलती है। ये सारी बातें जुंजे उससे कहता है तो इस पर चासिया कहते हैं तुम ये सब उस लड़की यानी कि इनकी वजह से कह रहे हो ना, उसकी वजह से तुम मुझे मना कर रहे हो ना। तो आगे चासिया कहती है कि तुमने कहा था ना कि सिमचैन कहीं जाने वाली है, तो मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ, जब वो यहाँ से चली जाएगी तो हम दोनों फिर एक साथ हो जाएंगे। इस तरह से वो उससे कह रही होती है। तो इस पर जुंजे कहता है कि वो कहीं नहीं जाने वाली है, अगर वो कहीं जाएगी तो मैं उसके पीछे जाऊँगा, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों अब साथ रहेंगे। इस तरह से वो उससे कहता है। फिर आगे कहता है कि चासिया तुम्हें किसी ऐसे लड़के को ढूंढना चाहिए जो तुम्हें सच्ची में प्यार करे, तो प्लीज़ तुम मेरे ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। और वो वहाँ पर उसे सॉरी कहता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। इन सारी बातों को सुनने के बाद हमें दिखाई देता है कि चासिया काफ़ी इमोशनल हो जाती है, मतलब कि सैड फील करती है और वो वहाँ पर रोने लग जाती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जब जुंजे घर वापस आ रहा होता है तो उसे उसका भाई यानी कि चिहुन मिलता है। तो वहाँ पर चिहुन उससे कहता है कि क्यों तुम चोरों की तरह मेरे घर में घुस रहे हो, क्यों आए थे तुम मेरे घर में और क्यों मिले थे तुम मेरे फादर से। तो इस बात पर जुंजे को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे एक पंच मार देता है, यानी कि वहाँ पर उससे फाइट होती है। तो फिर वो उससे कहता है कि तुम्हारा घर, इस तरह से जुंजे उससे कहता है। तो कहता है हाँ ये वो मेरे फादर है। चिहुन उससे कहता है और तुम्हें वहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे फादर को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चिहुन उससे कहता रहता है कि मैं ही उनके लिए काफ़ी हूँ, उनका बेटा, तो तुम्हें वहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ पर उनकी फ़ाइट सीन फिर से होते हैं, लेकिन फिर जुंजे उससे कहता है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि मेरे फादर की इतनी आंखें ख़राब हो चुकी है। तो इस पर चिहुन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, तुम्हें इन्फॉर्म किया था कि फ़ादर की आँखें ख़राब हो रही है और तुमसे मैंने ये भी कहा था, यानी कि मैंने तुमसे रिक्वेस्ट भी की थी कि तुम उनसे आके मिलो, लेकिन तुमने ही मना कर दिया था। इन सारी बातों के बाद जुंजे वहाँ पर कहता है कि तुम्हें पता था ना कि मेरी फादर की जो आंखें ख़राब हो रही है वो तुम किसी और के कारण नहीं बल्कि तुम्हारी माँ के कारण हो रही है, तुम्हारी माँ ही ये सब कुछ कर रही है, फिर भी तुमने अपनी माँ को नहीं रोका और तुमने मुझसे कहा था कि मेरे फादर तुम्हारे पहले फादर है, फिर भी तुम अपनी माँ को ऐसे करने दे रहे हो उनके साथ। अभी भी वक्त है, उन्हें रोक लो, क्योंकि अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। जुंजे आगे कहता है कि अगर तुमने ये सब कुछ नहीं बंद किया, ये सब कुछ नहीं रोका, तो फिर तुम लोग देख लेना
मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ूंगा। ये सब बातें कहकर जुंजे वहाँ से जाने लग जाता है। तभी चिहुन कहता है कि तुमने ही मिस सिमचैंग को मेरे पास भेजा था, इसीलिए भेजा था तुमने उसे मेरे पास। चिहुन आगे कहता है कि तुमने इसीलिए मेरे पास मिस सिमचैंग को भेजा था ताकि तुम मेरे घर में घुस सको। वो उसे कहता है कि तुम क्या लायक हो किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब वहाँ पर वो उसे सुनाने लग जाता है कुछ बातें, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि जुंजे काफ़ी गुस्से से घर वापस आता है और घर आने के बाद वो डायरेक्ट जाता है जलपरी से मिलने के लिए। जुंजे घर पहुंचता है तो देखता है कि जलपरी अपने रूम में है और फिर वहाँ पर काफ़ी लाउड म्यूज़िक बज रहा होता है और जलपरी लेटी हुई होती है। तो जुंजे जाके पहले उस म्यूज़िक को बंद करता है, फिर जलपरी के पास जाकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है और तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, क्यों तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। तो फिर जलपरी उससे कहती है तुम्हें याद है स्पेन में मैंने जो तुम्हें वो ब्रेसलेट दिया था वो मुझे समुद्र में मिला था पानी के अंदर। वो कहती है आगे कि मुझे नहीं पता था कि जब वो मुझे ब्रेसलेट मिला था तो ये हमारी किस्मत है, नसीब है कि हमें ऐसे मिलना होगा और मैं इतनी दूर तुम्हारे लिए ज़मीन पर भी आ गई और तुमने मुझसे झूठ कहा कि दामरोंग और सेवा अंत में हंसी खुशी एक साथ रहते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। तुम मुझसे ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो जुंजे। वो आगे कहते हैं कि मुझे सच्चाई पता चल गई है कि पास्ट में भी दामरोंग और सेवा यानी कि मैं और तुम, हम दोनों ही एक दूसरे की वजह से मारे गए। फिर जलपरी जुंजे से कहती है कि जिस दिन तुम अपने फादर से मतलब मिलने के लिए उनके घर पर गए थे तो उस दिन मैं चिहुन से मिलने के लिए गई हुई थी, लेकिन चिहुन से मिलने के बाद मुझे मादिया मिलता है जो कि मेरे पीछे पड़ जाता है। तो मैंने उस दिन मादिया की सारी मेमोरीज़ को इरेज कर दिया। जिस समय मैं मादिया की मेमोरीज़ को इरेज कर रही थी तो उस समय मुझे सब कुछ दिखाई दिया कि किस तरह से पास्ट में दामरोंग और सेवा का अंत हुआ था। मुझे सब कुछ पता चल गया कि वो दोनों एक साथ किस तरह से मारे गए थे। वहाँ पर जलपरी उससे आगे कहती है कि मैंने वहाँ पर सब कुछ देखा कि किस तरह से हमारा अंत हुआ था। तुम्हारा यही वो डरावना ड्रीम था ना जिसके बारे में तुम मुझसे कह रहे थे और कह रहे थे कि सब कुछ रिपीट होगा। फिर वो कहती है जुंजे क्या ये सब कुछ जानने के बाद भी तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, अपनी आगे की लाइफ मेरे साथ बिताना चाहते हो कि तुम्हें जब पता है कि हमारे पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ था। ये सारी बात सुनने के बाद जुंजे उससे कहता है कि कौन कहता है कि सब कुछ रिपीट होगा और हमारा अंत वैसा ही होगा जैसे पास्ट में हुआ था। वो उससे कहता है कि इस बार मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। इस पर जलपरी कहते हैं कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझे अपने वहाँ पर ही रहना चाहिए था। जलपरी कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आई हुई होती तो यह सब कुछ होता ही नहीं, इन सब चीज़ों की शुरुआत ही नहीं होती। इस बात पर जुंजे उससे कहता है कि क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है यहाँ आने का, मुझसे मिलने का, मेरे साथ रहने का और मेरे से मतलब प्यार करने का। फिर वहीं पर दिखाया जाता है कि जलपरी को वो सारे मोमेंट याद आते हैं कि किस तरह से वो पहली बार जुंजे से मिली थी स्पेन में। वहाँ पर वो सारे मोमेंट्स उसे याद आते हैं। वहाँ पर उसे सारे मोमेंट दिखाए जाते हैं कि किस तरह से वो स्पेन में मिलते हैं, पानी में गिरते हैं उन लोगों से भागते हुए जो कि उस समय जुंजे और जलपरी के पीछे पड़ जाते हैं, और किस तरह से वो जुंजे की जान बचाने के लिए पानी में गिरते हैं और फिर उसकी मेमोरीज़ को इरेज कर देती है जलपरी उस समय में किस करके। फिर यहाँ पर उसे ये भी याद आता है कि वो बाद में किस तरह से एक्वेरियम में मिलते हैं, हार्मोन टावर की बातें, मतलब कि जितनी भी अब तक हमारी सीरीज़ में दिखाया जाता है उनके अच्छे मोमेंट्स, वो सारे ही मोमेंट्स जलपरी को वहाँ पर उस समय याद आते हैं। फिर बाद में दिखाया जाता है कि जलपरी जुंजे से कहते हैं नहीं मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है इन सब चीज़ों का। फिर जुंजे कहता है हाँ मुझे भी अफसोस नहीं है। जुंजे उससे कहता है कि मैं कोई भी मुश्किलें पार करने के लिए तैयार हूँ। फिर दिखाया जाता है कि जलपरी जुंजे से कहती है कि मुझे डर है कि अगर तुम्हें मेरी वजह से कुछ हो गया तो। वहाँ पर जलपरी जुंजे से कहती है कि मुझे डर है अगर तुम्हें मेरी वजह से कुछ हो गया तो। इस पर जुंजे उससे कहता है कि अब तक तो तुम्हें यह मालूम चल ही गया होगा, अगर मैं तुम्हारे साथ ना भी रहा तो भी मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इस तरह से वहाँ पे फिर से रोमांटिक सा मोमेंट मतलब दिखाया जाता है उन दोनों का, कंफर्टेबल सा। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि तेहो के पास चाचे का कॉल आता है। जैसे ही वो चाचे का कॉल पिक करता है तो तेहो को पता चल जाता है कि चाचे ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। फिर वो उसे वहाँ पर लेने के लिए जाता है, तेहो जहाँ पर चासिया रहती है काफ़ी ड्रिंक कर चुकी होती है। जब तेहो वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर चासिया होती है तो वो देखता है कि चासिया काफ़ी सैड है, दुखी है और वो वहाँ पर ब्रेकअप सॉन्ग गा रही होती है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मतलब रो रही होती क्योंकि जुंजे ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि तेहो उसे संभालता है, उसे कंफर्ट कराने की कोशिश करता है और उसे रोने के लिए अपना कंधा देता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है जुंजे के फादर के घर में।
वहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके फादर रात के समय पर लेटे हुए होते हैं, तो उन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है अपने घर में, तो फिर वो अपने रूम से बाहर निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जुंजी की सौतेली माँ महादया को अपने घर में ले आती है और उसे एक रूम में बिठाकर कह रही होती है कि तुम यहाँ पर रहो, यहाँ पर तुम सेफ रहोगे। ये सारी बातें महादया की और जुंजी की सौतेली माँ की, ये सभी बातें उस माइक्रोफोन की वजह से बाहर बैठी कार में पुलिस सुन रही होती है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सारी बातें वो किससे कह रही है। फिर वो आगे कहती है, उसकी माँ आगे मादया से कह रही होती है कि ह्यूजिंग यानी कि यहाँ पर वो चेयरमैन की बात कर रही है कि वो तुम्हें अपना नया सेक्रेटरी समझता है, तो तुम्हें उसके साथ ही रहना है और उसे घर से बाहर नहीं जाने देना है। वहीं पर दिखाया जाता है कि ये सारी बातें जुंजी के फादर सुन लेते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद उसके फादर काफ़ी शॉक होते हैं और वो वहाँ से फटाफट अपने रूम के लिए जाने लग जाते हैं। लेकिन जिस समय वो रूम के लिए ऊपर जा रहे होते हैं तो उनके पैरों की आवाज़ से ये सौतेली माँ को पता चल जाता है कि शायद यहाँ पर कोई था, तो एकदम से उसके फादर छिप जाते हैं एक सोफे की साइड में। जो कि सौतेली माँ बाहर आकर रूम की चेक करती कि यहाँ पर कौन था, तो उसे दिखाई देता है कि एक मिरर में उसके हस्बैंड की रिफ्लेक्शन जो कि सोफ़े के पीछे छुपे हुए। ये बात उसके फादर को नहीं पता होती जुंजी के कि उसकी वाइफ उसे देख चुकी है यहाँ पर छुपे हुए। फिर हमें वहीं पर अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस जुंजी के घर चली जाती है और वो सभी लोग हॉल में बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ पर जुंजी उसे सारी बातें बताती है जो कि वो माइक्रोफोन की वजह से उसकी सौतेली माँ की बातें सुनते हैं। तो वहाँ पर फिर जलपरी जुंजी से कहती है कि वो शख्स और कोई नहीं है बल्कि वो महादया है, क्योंकि महादया को कुछ भी याद नहीं है, इस तरह से वो वहाँ पर कहती है। तो जलपरी की इस बात पर एकदम नाम तो कहता है, क्यों उसे कुछ याद क्यों नहीं है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है जुंजी के फादर के घर में कि उसकी सौतेली माँ अपने हस्बैंड के लिए दवाइयाँ लेकर उसके रूम में जाती है और उनसे कहती है, हनी ये लीजिए आपकी मेडिसिन। तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके आने से पहले जुंजी के फादर अपने सेल फ़ोन को स्विच ऑफ करके बेड के नीचे रख देते हैं। तो फिर वहाँ पर जब वो मेडिसिन देती है तो वो कहती है, हनी आपका फ़ोन कहाँ है, ऐसे पूछती है। तो उसके फादर कहते हैं कि मुझे नहीं पता, यहीं कहीं होगा। तो फिर दिखाया जाता है कि जुंजी की सौतेली माँ उनके फ़ोन को ट्राई करती है लेकिन वो स्विच ऑफ होता है, तो इसकी वजह से उसे पता नहीं चलता कि उनका सेल फ़ोन कहाँ पर है। वो कहती है, ये लीजिए आप दवाइयाँ ले लीजिए। तो वो कहता है, रख दो, मैं बाद में ले लूँगा। फिर वो अपने हस्बैंड से कहते हैं, ठीक है मुझे कुछ काम है इसलिए मैं घर से बाहर जा रही हूँ, तुम अपनी दवाइयाँ टाइम पर ले लेना और रेस्ट करना। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से चली जाती है। इस तरह से सिर्फ दिखाया जाता है गाइज़, लेकिन वो जाती नहीं है, वो रूम में पिछली बार की तरह ही साइड से खड़ी हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि उसके फादर वो मेडिसिन को नहीं लेते हैं, जुंजी के फादर उन्हें वो लास्ट टाइम की तरह ही टिश्यू पेपर में रैप करके डस्टबिन में डाल देते हैं और उस पानी को सिंपली पी लेते हैं। लेकिन गाइज़ इस बार क्या होता है, वो जो जुंजी की सौतेली माँ होती है वो उस पानी में ही उन मेडिसिन को, मतलब जो भी होती है उसे, मतलब पॉइज़न कह लीजिए आप, उसे मिलाकर लाती है। जैसे उसके फादर उस पानी को पीते हैं तो वो उन्हें कड़वा लगता है। ये सब कुछ होते हुए जुंजी की सौतेली माँ रूम में ही देख रही होती है। इस बार जुंजी की माँ इसलिए ऐसा सब कुछ करती है क्योंकि वो लास्ट टाइम देख लेती है कि वो दवाइयाँ नहीं खाते और फेंक देते हैं, इसलिए वो इस बार जो भी वो पॉइज़न उसे देती है अपने हस्बैंड को, वो पानी में ही मिला देती है डायरेक्ट, जिस पानी को जुंजी के फादर पी लेते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि जुंजी की सौतेली माँ घर से बाहर आती है और अपनी कार से कहीं जा रही होती है, तो तभी वो अपने बेटे चिहुन को कॉल मिलाती है और उससे कहती है, बेटा चलो आज हम कहीं बाहर चलते हैं ड्रिंक करने के लिए, कहीं ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो, ज़्यादा क्राउड हो। इस तरह से वो अपने बेटे से कहती है। तो इसका बेटा चिहुन उनसे जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन अपनी माँ की बातों को सुनने से उसे शक हो जाता है, तो वो तुरंत अपने ड्राइवर से कहता है कि मुझे फटाफट घर ले चलो। फिर वहीं पर हमें दिखाया जाता है घर पर जब उसके फादर जुंजी के वो ड्रिंक पी लेते हैं तो उनके सीने में दर्द उठना शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है कि उसके फादर के सीने में दर्द हो रहा होता है। तो गाइज़ इससे साफ क्लियर हो जाता है कि जो उनकी वाइफ है यानी कि जुंजी की सौतेली माँ, उसने उस ड्रिंक में ही जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से जुंजी के फादर की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई है और वो अपने बेड से भी गिर जाते हैं। जब वो बेड से गिरते तो बेड के नीचे से वो अपना फ़ोन निकालते हैं और उसे ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद वो जुंजी को कॉल ट्राई करते हैं, वो कॉल जुंजी को मिलता है, लेकिन जुंजी का फ़ोन उसके कमरे में होता है और जुंजी पुलिस और बाकी सबके साथ बैठकर हॉल में बातें कर रहा होता है, तो वो उसकी वजह से उनके फ़ोन को उठा नहीं पाता है। जब फ़ोन नहीं मिलता है तो फिर दिखाया जाता है कि जुंजी के फादर उसके लिए एक
वॉइस मैसेज छोड़ते हैं। वहीं पर दिखाया जाता है कि चिहुन घर आ जाता है। तो चिहुन घर आने पर देखता है कि उसकी माँ का जो वो रूम होता है जहाँ पर काफ़ी सारे फ्लावर वगैरह होते हैं, वो देखता है वहाँ पर मादया होता है और मादया उन सभी फूलों को वहाँ से हटा रहा होता है। मादया उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ऐसे करके। फिर एकदम चिहुन अपने फादर के कमरे की तरफ भागता है। फिर वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि जुंजे जब अपने रूम में जाता है तो अपने फ़ोन को चेक करता है। जब वो चेक करता है तो उससे अपने पापा के मिस कॉल्स और वॉइस मैसेज मिलता है। जैसे ही वो अपने फादर का वॉइस मैसेज सुनता है वो फटाफट वहाँ से रेडी होकर बाहर निकलता है। वो जाने से पहले नामदो से कहता है कि मेरे घर पर तुम मेरे पुलिस को भेजो। फिर आगे दिखाया जाता है कि जिस समय वो घर जा रहा होता है अपने फादर के, तो उसे अपने फादर के जो मैसेज में होता है वो वहाँ पर बोल रहे होते हैं कि जुंजे, मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं अपनी ईगो के कारण, अपने मतलब गुस्से के कारण तुम लोगों से ये सब कुछ नहीं कह पाया। उसके फादर कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं ये सब कुछ तुमसे नहीं कह पाया और मुझे इस बात का अफसोस है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जुंजे जब घर पहुंचता है तो वहाँ पर पहले से ही एक एम्बुलेंस खड़ी होती है और एम्बुलेंस में एक डेड बॉडी को ले जाया होता है। जब जुंजे उसे देखता है तो वह और कोई नहीं होता बल्कि उसके फादर होते हैं। जी हाँ, उसकी सौतेली माँ के कारण, जो कि उसने उसे जहर पिला दिया था उसके फादर को, तो यहाँ पर उसके फादर की डेथ हो जाती है। जब जुंजे अपने फादर को देखता है तो वो एकदम इमोशनली, मतलब ये कह लीजिए इतना दुखी और इतना सैड हो जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाया अपने फादर को बचाने के लिए, और उसकी सौतेली माँ और चिहुन ने मतलब उसके फादर को मार दिया, ऐसे उसके मन में आता है। फिर वो कहता है कि पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे ऐसे छोड़ के मत जाइए, और वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लग जाता है। गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये जो एपिसोड था इसका एंड काफ़ी सैड था क्योंकि जुंजे ने अपने फादर को यहाँ पर खो दिया है। गाइज, अब आगे क्या होगा कहानी में, किस तरह से जुंजे अपने फादर की मौत का बदला लेगा अपनी सौतेली माँ और चिहुन से, और क्या चिहुन और उसकी सौतेली माँ इस सब से बच पाएंगे, ये जानने के लिए आप हमारे के ड्रामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना भी मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है, क्योंकि हम अपनी कहानी की एंडिंग पर पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि इस सीरीज़ के टोटल 20 एपिसोड है और हमारे 17 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ 3 एपिसोड्स बाकी रहे हैं। तो गाइज़, उन एपिसोड्स को देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर जैसे ही नया वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और फिर आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे।